हमने मेरे ख्याल से पॉइंट 1 डिस्कस कर लिया था। अब पॉइंट 2 भी मैंने आप लोगों के साथ कुछ हद तक डिस्कस कर लिया कि भाई जब 150 था और जब 100 था, सही, 100 क्या थी, कॉस्ट थी, 150 क्या था, अकाउंट रिसीवेबल था, अकाउंट पेबल था। तो जो अकाउंट रिसीवेबल है और जो अकाउंट पेबल है, चूंकि इनका ताल्लुक विद इन द ग्रुप से है, सही है, तो विद इन द ग्रुप ट्रांजेक्शन से है, तो लिहाजा हमने इनको एलिमिनेट कर देना है। हमने इनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट के अंदर कंसिडर नहीं करना, सही है। अच्छा सर, हम कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का 50% या उससे ज़्यादा का शेयर खरीद लेती है, सही है, तो इन उनमें एक होता है पेरेंट और दूसरे जितने भी होते हैं सब्सिडरीज। तो लिहाजा IFRS में कहता है कि अब ये एक अलग सा ग्रुप बन चुका है। अब ये अलग सा क्या बन चुका है? ग्रुप। जब ये अलग सा ग्रुप बन चुका है तो आपने इनको जो ट्रीट करना है एज अ, मतलब जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपने इनको ट्रीट करना है। सर अगर मुझ पर ये बताइए, जब विद इन द ग्रुप यानी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन के अंदर जो अकाउंट पेबल रिसीवेबल होता है, हम उनको नहीं मानते, हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो ही हम एलिमिनेट करते हैं। अगर क्या हो, इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन हो, ये तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है। अगर इंटर हो यानी आउट ऑफ द ग्रुप। अगर सर मैंने पेरेंट है, पेरेंट ने सब्सिडी को कोई सामान नहीं बेचा, पेरेंट ने बेचा किसी थर्ड पार्टी को जिसका ताल्लुक ग्रुप से नहीं था। सर अब बताइए, क्या अब मैं अकाउंट पेबल या अकाउंट रिसीवेबल में डिडक्ट करूंगा? क्या अब मैं एलिमिनेट करूंगा? अब नहीं, क्योंकि अभी आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो विद इन द ग्रुप नहीं हो रहा, वो आउट ऑफ द ग्रुप हो रहा है। जब ये ट्रांजैक्शन आउट ऑफ द ग्रुप हो रहा है तो लिहाजा ग्रुप एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपने ग्रुप को देखना है, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, और जो दूसरी थर्ड पार्टी होगी जिसका ताल्लुक आउट ऑफ द ग्रुप होगा, सही है, वो क्या है, वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। लिहाजा इस केस के अंदर आप लोग अकाउंट पेबल रिसीवेबल को एलिमिनेट नहीं करेंगे, सही। तो तभी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे पहले, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पेरेंट की एंट्रीज दिखा दी थी, सही है। फिर मैंने आप लोगों के लिए सब्सिडी की एंट्रीज बना दी थी। अब कंसोलिडेशन के अंदर क्या होगा? कंसोलिडेशन के अंदर मैंने आप लोगों के सामने अकाउंट पेबल को ख़त्म करा दिया। अकाउंट पेबल क्या होता है, उसके नीचे क्या है? क्रेडिट। जब अकाउंट पेबल को मैंने एलिमिनेट कराना है, मैं क्या करूँगा? डेबिट। तो मैंने अकाउंट पेबल को डेबिट करा दिया, और अकाउंट रिसीवेबल के नीचे क्या होती है? डेबिट। तो मैंने जब अकाउंट रिसीवेबल को एलिमिनेट कराना है, मैं क्या करूँगा? क्रेडिट। तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता भी दिया था कि भाई करंट एसेट में जाके जो अकाउंट रिसीवेबल होगा, सही है, आपने वहाँ से क्या करना है? आपने वहाँ से जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन का जो रिसीवेबल है, सही है, वो आपने माइनस कर देना है, सही है। और सिमिलरली मैंने आपको बता दिया था कि करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर भी आप लोग जाएंगे, वहाँ पे जो अकाउंट पेबल होगा, सही है, तो अकाउंट पेबल से आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने माइनस कर देना है -150, क्योंकि पेरेंट के लिए अकाउंट रिसीवेबल है और सब्सिडी के लिए अकाउंट पेबल है, लेकिन जो ये ट्रांजैक्शन है ये विद इन द ग्रुप हुई है, इंट्रा ग्रुप हुई है। तो इंट्रा ग्रुप का जो भी रिसीवेबल होता है, जो भी पेबल होता है, हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो मतलब आप जो ग्रुप के अंदर जो घर के मामलात होते हैं, जो कर्जा वगैरह घर का होता है, हम उसको दूसरों के लिए शो नहीं करते इस तरह। यानी एक हाथ से कोई चीज़ अगर आप दूसरे हाथ पे रख दे तो बात तो एक ही हुई ना। कंसोलिडेशन का ग्रुप, कंसोलिडेशन का पर्पस भी इसी तरह ही होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है, सही है, नेक्स्ट मेन पॉइंट क्या है? नेक्स्ट मेन वो ये है कि भाई जो पॉइंट नंबर 3 है, डू नॉट ऐड इक्विटी अकाउंट ऑफ सब्सिडरी। सर क्या मतलब? इक्विटी अकाउंट सब्सिडी का मतलब क्या? सबसे पहले बताइए इक्विटी का मतलब क्या होता है। देखिए इक्विटी का मतलब होता क्या है? हाँ, इक्विटी के अंदर आखिर क्या क्या आता है? इक्विटी के अंदर आता है शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटर्न अर्निंग और जनरल रिजर्व। जनरली ये तमाम चीज़ें इक्विटी के अंदर आती है, सही है। और इक्विटी का बेसिकली ताल्लुक जो होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंसिंग के तहत होता है, और इक्विटी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो जितना प्रॉफिट कमाया है वो तमाम का तमाम इंक्लूड हो जाता है एक्यूमुलेटेड फॉर्म में। तो यहाँ पे लोग ये कहना चाह रहे हैं कि भाई
जो IFRS 3 है और जो IFRS 7 है उनके स्टैंडर्ड हमें एम्फसाइज किए जा रहे हैं दैट यू शुड नॉट ऐड द इक्विटी अकाउंट ऑफ द सब्सिडरी इन द SOFP। कौन से SOFP के अंदर? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। अच्छा सर ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी ही गुडविल के अंदर CRE GRE के अंदर इंक्लूड हो चुका होता है। सर ये गुडविल क्या है, सर ये CRE क्या है, सर ये GRE क्या है, हम आगे जाते डिस्कस कर लेंगे। सही है, तो आप लोगों ने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही एक मतलब एग्जांपल पढ़ा दी थी कि भाई जब पेरेंट सेल करे सब्सिडरी को, जब सब्सिडरी और वो सामान ले, पेरेंट ने 150 का भेजा, सही है, हालांकि उसकी कॉस्ट कितनी थी 100, तो पेरेंट ने उस पर 50 रुपये का मुनाफा कमाया। तो जो आपने जो मुनाफा कमाया है ये यूजलेस है, ये अनरियलाइज है। सर अनरियलाइज क्यों है? तुमने घर के अंदर रहते हुए ही मुनाफा कमाया। आप कौन हो? आपने क्या किया? आपने ना क्या किया, आपने अपना बिजनेस शुरू किया और अपने अब्बू को ही सामान बेच डाला। सही है, आपने कोई चीज़ ली 100 रुपये की पड़ी आपको, आपने 150 का अपने अब्बू को बेच दिया। तो भाई मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? आप अपने अब्बू से कारोबार कर रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। सही है, आपको चाहिए कि आउट ऑफ द हाउस किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करे, तो जो उस थर्ड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होगी, सही है, जो आपको मुनाफा मिलेगा किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हुए, सही है, वो ही हम क्या कहेंगे, उससे जो आपको मुनाफा मिलेगा, जो उससे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हुए, उससे हम कहेंगे रियलाइज प्रॉफिट। लेकिन जो प्रॉफिट आपको मिले विद इन द ग्रुप, हम उसे कहते हैं URP, यानी अनरियलाइज प्रॉफिट। अच्छा सर ये तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। रूल सेट नंबर B, सेल फ्रॉम पेरेंट टू सब्सिडरी और वाइस वर्सा, या तो पेरेंट सब्सिडरी को बेचे या सब्सिडरी पेरेंट को बेचे, शैल बी रिकॉर्डेड इन इंडिविजुअल बुक्स ऑफ अकाउंट but no need to be recorded in consolidated financial statement unless and until such sale has not been further sell out, transfer out from the group. For example, ये A है, सॉरी ये P है कोई पेरेंट कंपनी और ये S है कोई सब्सिडरी। सही है, पेरेंट ने सब्सिडरी को इन्वेंटरी बेची, सही है, इन्वेंट्री कितनी की बेची पेरेंट ने? 150 रुपये की सपोज कर ले। अब सब्सिडी के पास वो इन्वेंट्री ईयर एंड तक पड़ी हुई है, पेरेंट को इस पर मुनाफा कितने का मिला? अगर 100 की कॉस्ट थी तो पेरेंट को इस पर मुनाफा मिला 50 का। सही है, तो जो 50 का मुनाफा मिला ये क्या है? ये है URP। तो लिहाजा जो URP है हमने इसको शो नहीं करना, हमने इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटाना होता है जब हम कंसोलिडेशन कर रहे होंगे। तो ये तो मैंने आपको जनरल बात बता दी, लेकिन ये सपोज कर ले कि पेरेंट ने जब सामान सब्सिडी को बेचा 150 रुपये का, सब्सिडी ने वो सामान फर्दर सेल आउट कर दिया, ट्रांसफर आउट कर दिया किसी थर्ड पार्टी को जिसका ताल्लुक ग्रुप से नहीं। फिर से जब भी आप कोई सामान कोई ट्रांजेक्शन आप करें विद इन द ग्रुप, सपोज जहाँ जैसे इस एग्जांपल के अंदर पेरेंट ने 150 का सामान सब्सिडी को बेच दिया और सब्सिडी ने फर्दर सेल आउट कर दिया बाद में किसी थर्ड पार्टी को ना, तो यहाँ पे जो 50 का जो प्रॉफिट पेरेंट ने कमाया वो क्या हो गया? अभी रियलाइज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कंसोलिडेशन के अंदर ग्रुप का प्रॉफिट, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन पे जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो तभी रियलाइज होगा जो ये ट्रांजैक्शन किसी थर्ड पार्टी के साथ भी प्रोसीड हो जाएगी, जिस तरह सब्सिडी ने इसको किसी थर्ड पार्टी को ये सामान जाके बेच दिया। तो जो 50 का जो प्रॉफिट अनरियलाइज था वो रियलाइज हो गया, लिहाजा उसका इम्पैक्ट अभी हमें अकाउंट से ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम और डिस्कस करते हैं। हाँ, मैंने आप लोगों के सामने नीचे टेबल बनाया हुआ है, आप टेबल की एग्जांपल भी हम लेते हैं कि सपोज कर ले कि ये पेरेंट है और पेरेंट ने ना सब्सिडी को सामान बेचा है, सही है। अगर हम रिवर्स केस भी कर दे तो इफेक्ट हमने सेम ही इम्प्लीमेंट करना है, जो रूल है वो सेम इम्प्लीमेंट होगा, या पेरेंट सब्सिडी को बेचे या सब्सिडी पेरेंट को बेचे, ट्रीटमेंट हमने सेम ही करनी है। जब पेरेंट ने सामान सब्सिडी को बेचा, सपोज करें उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी 100, तो पेरेंट ने एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब 100 तो उसकी सेलिंग प्राइस थी, उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 80, सही है। सब्सिडी ने क्या रिकॉर्ड किया? इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, ये तो हो गया। फिर हमने आपके सामने मजीद एंट्री डिस्कस कर ली थी कि अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल को हम लोग एलिमिनेट करते हैं
और इसी के साथ साथ हमने जो प्रॉफिट कमाया विद इन द ग्रुप वो अनरियलाइज है, हमने उसको भी एलिमिनेट करना है, तभी हमने CRE को डेबिट कर दिया और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। सही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर डिस्कस करते हैं।